हेलो बच्चों, केमिस्ट्री बाय माही सर में आपका स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे यौगिक के अणुभार की गणना करना। यौगिक के अणुभार को हम कैसे कैलकुलेट करें, आज हम सब समझेंगे कि जो यौगिक का अणुभार होता है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ है? जो 12th वाले बच्चे होंगे उनको मोल निकालने में दिक्कत हो रही होगी। मोल निकालने में यौगिक के अणुभार को लिया जाता है, तो आप यौगिक के अणुभार को कैसे निकालेंगे वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होंगे उनमें जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी उनको अणुभार की आवश्यकता होगी। तो इसलिए यह वीडियो 11th और 12th दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इसकी जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको समझ में आएंगी। यौगिक के अणुभार को निकालने से पहले सबसे पहले हम परमाणु भार को समझते हैं। जो तत्व होते हैं उनके पहले परमाणु भार को समझते हैं। तो तत्व के परमाणु भार को हम ट्रिक में आपको समझा देते हैं। जो तत्व हैं, आपको जो ज़्यादा आवश्यकता होगी आपको उन्हीं को क्यों समझना है, जो ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक जो हमको होगा वो होगा परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु भार। यदि हमको 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु भार पता है तो हम उस तत्व के परमाणु भार की सहायता से यौगिक के अणुभार की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। परमाणु क्रमांक 1 पे हाइड्रोजन, 2 पर हीलियम, 3 पर लिथियम, 4 पर बेरिलियम, 5 पर बोरान, 6 पर कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर फ्लोरीन, 10 पर नियॉन, 11 पर सोडियम। ठीक इस प्रकार से 12 पर मैग्नीशियम, 13 पर एल्यूमिनियम, 14 पर सिलिकॉन, 15 पर फास्फोरस, 16 पर सल्फर, 17 पर क्लोरीन और 18 पर आर्गन, 19 पर पोटेशियम और 20 पर कैल्शियम। पहले हम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार समझेंगे कि इनका परमाणु भार कैसे निकालते हैं। इनके लिए आपको एक ट्रिक समझना है। ट्रिक क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको ट्रिक समझ में आएगा। इनका आपको एक ट्रिक समझ लेना है। ठीक है, इनके परमाणु भार को आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान देना है, तो वैसे आपको याद हो जाएगा। आपको ट्रिक लगाना है। इसके लिए आपको एक ट्रिक समझना है। ट्रिक ये है कि जितने भी तत्व हैं इनका आप परमाणु क्रमांक चेक करो। परमाणु क्रमांक को हम लिखते हैं जेड से। किसे लिखते हैं? जेड से। तो पहले आप इनका परमाणु क्रमांक चेक करो। यदि जेड इवन है, क्या चेक करना? पहले आप जेड चेक करो और जेड को चेक करने के बाद जेड को चेक करें और उसके बाद आप क्या करें, यदि ये जेड इवन है, क्या दिख रहा है? इवन। और यह जेड ऑड होगा, ऑड मतलब या तो सम होगा या तो विषम। यदि परमाणु क्रमांक इवन है तो आपको उसका जो मास लिखना है, मास को हम ए से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? वो 2 गुणे जेड होगा। क्या होगा? 2 गुणे जेड। मतलब परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? परमाणु भार। बस किसके लिए है? जिनका परमाणु क्रमांक सम संख्या में हो। ठीक। और ऑड के लिए आपको लिखना है ए बराबर 2 × Z+1। यदि ऑड है, विषम है, तो उनका द्रव्यमान या उनका परमाणु भार आप कैसे निकालेंगे? 2 गुणे उनका परमाणु क्रमांक और उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। जैसे के लिए मान लो आपको बेटा 9 फ्लोरीन का परमाणु भार निकालना है, तो 9 फ्लोरीन, 9 परमाणु क्रमांक कितना दिख रहा है? 9 सम है कि विषम? विषम। विषम के लिए आपने क्या लिखा है? 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस 1। तो ये क्या बनेगा? 2 गुणे
9 और प्लस 1 तो कितना आएगा? 2 9 18 और प्लस 1 इसका मास कितना आएगा? 19। तो फ्लोरीन का मास कितना आएगा? 19। ऐसे आप हर एक तत्व का निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं 11 सोडियम का क्या होगा, तो 11 सोडियम, ध्यान से देखो, तो 11 एक विषम संख्या है। तो विषम के लिए क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना। क्लियर? तो इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11 दूना 22 और आप उसमें 1 जोड़ दोगे तो इसका कितना आएगा? 23। क्लियर? ऐसे 10 नियॉन का देखो, 10 नियॉन ध्यान से देखो तो 10 आपको सम संख्या लग रहा होगा। तो 10 अगर जो सम संख्या है तो इसको फिर केवल दुगुना कर देना है। तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। ऐसे आप हर एक तत्व को निकाल सकते हो। ऐसे 15 फास्फोरस का कितना आएगा? 31। 15 दूना 30 और 1 31। 16 सल्फर का कितना आएगा? 32। याद केवल ये रखना है कि इनमें इस ट्रिक में आपको 4 तत्व अपवाद दिखाएंगे। इन 4 तत्व को आप अलग से याद कर लो। बाकी 1 से लेकर 20 तक सभी तत्वों का परमाणु भार निकाल सकते हो। हाँ, इन 4 तत्वों को छोड़कर इन 4 तत्वों को आप अलग से याद कर लो। उसमें है हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन का अलग से याद करना है। और आपको बेरिलियम, आपको बोरान का अलग से याद करना है, आपको नाइट्रोजन का अलग से याद करना है और आपको क्लोरीन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु भार भी 1 ही होता है। ठीक? बोरान का 5 है। कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है आपको? तो इसका होना चाहिए कितना? 11। अच्छा, इसका होता बेटा 10 है। ठीक इसी टाइप से आप नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। तो होना चाहिए 15, क्योंकि 7 एक विषम संख्या है। तो कितना बनेगा? 7 दूनी 14 और 1 15, बट होता कितना है? 14। रियल में कितना होता है? 14। तो आपको ये याद कर लेना, क्या? हाइड्रोजन का 1, बोरान का 10, नाइट्रोजन का 14 और क्लोरीन का 35.5। ठीक? ये इतना आप याद कर लीजिए। बाकी आप ये रूल लगाइए। इस रूल के सहायता से आप सभी तत्वों के परमाणु भार को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? क्या देखना है? ध्यान देना है। फिर से क्या देखना है? पहले आप तत्व का परमाणु भार तो सब, परमाणु क्रमांक तो सबको पता होगा। परमाणु क्रमांक यदि सम संख्या में है तो उसका क्या कर देना है? दुगुना। और यदि विषम संख्या में है तो क्या करना है? दुगुना करके 1 जोड़ देना। क्लियर? बट इन चारों को छोड़कर। क्लियर? आप सब कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर कर लें। इसके बाद फिर हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्व की। परमाणु क्रमांक 21 से 30, इन तत्वों का परमाणु भार याद करना बहुत हार्ड होता है। इनको भी आप ट्रिक में समझे रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से आप इसको कर लोगे। परमाणु क्रमांक 21 पे तत्व जो है स्कैंडियम, 22 पर टाइटेनियम, 23 पर वैनेडियम, 24 पे क्रोमियम, 25 पर मैग्नीज, 26 पर आयरन, 27 पर कोबाल्ट, 28 पर निकल और 29 पर कॉपर और 30 पर जिंक। ठीक? इन तत्वों का परमाणु भार याद करना बहुत कठिन है, क्योंकि इनका अनएक्सपेक्टेड होता है, जल्दी याद नहीं होते हैं। ठीक? इनके लिए आपको एक ट्रिक लगाना है भैया। किसी ट्रिक को यदि आप काम कर गए ट्रिक पे तो कुछ नहीं दिक्कत होगी, सब आप कर लोगे। ठीक है? केवल आप ट्रिक देखना। ट्रिक आपको जो लगाना है वो है बेटा 35, 54, 54, 53, 45। एक बार फिर से देख लो, 35, 54, 54, 53, 45। या आप जनरली बोल सकते हो 3, 5,
5 4 5 4 5 3 4 5। एक बार फिर से चेक कर लो, 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5। क्लियर है? डन। आपको 3 को मतलब स्कैंडियम समझना है, 5 को टाइटेनियम समझना है, फिर 5 को वैनेडियम समझना है, फिर 4 को क्रोमियम। मतलब ऐसे एक तरफ से लिखते हुए चले आएंगे, ठीक है। और जब भी आप आएंगे तो मान लो जैसे स्कैंडियम का 3 आ रहा था, तो आपको करना क्या है, ट्रिक में आपको इनके परमाणु क्रमांक को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसका ट्रिक क्या बनेगा, इसका बनेगा 2 × Z और प्लस ये जो नंबर आ रहा था इसको ऐड कर देंगे बस। तो जैसे स्कैंडियम का कितना आएगा, स्कैंडियम का हो जाएगा 2 × स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 21, और इसमें कितना ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 दूनी 4 42 और 3, तो स्कैंडियम का परमाणु भार कितना आएगा 35। ठीक इसी प्रकार से आप अन्य तत्वों का भी परमाणु भार ज्ञात कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? इस टाइप में आप आराम से इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें एक अपवाद पैदा करता है 29 कॉपर, इसका एक्चुअल में होता है 63.5, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा 62, पर रियलिटी में क्या होता है 63.5। बाकी और सभी आपके ट्रिक पे काम करेंगे। क्या ट्रिक है, 2 × Z प्लस वो जो नंबर्स थे 3 5 4 5 4 4 3 4 5, डन। उन्हीं नंबर को आपको ऐड कर देना है। क्लियर? केवल एक एक्सेप्शन को छोड़कर, कौन, इस कॉपर को। कॉपर का कितना होगा 63.5। नेक्स्ट आप बात करेंगे यौगिक के अणुभार की। यौगिक के अणुभार की गणना। तो यौगिक के अणुभार के लिए आपका क्या करना है, सभी जो परमाणु है ना, सभी परमाणु के परमाणु भारों को जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है। जितने भी परमाणु होंगे सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है सभी के परमाणु को। जैसे NaOH क्या है, अब Na का कितना होता है परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इसको सबको आप ऐड कर दो बस। तो NaOH का अणुभार कितना आएगा 40, डन। ठीक इसी टाइप में आप H2SO4 का भी कैलकुलेट कर सकते हो। H2SO4 का क्या आएगा, क्या हाइड्रोजन दिख रहे हैं 2, 1 का कितना होता है 1, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 × 1, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्या ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 × 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 32 और 2 34, और 16 चौका 64 और 34 98। ठीक इसी टाइप से आप प्रत्येक यौगिक के अणुभार को कैलकुलेट कर सकते हो। डन।